नीलम गुप्ता जी के पास। नीलम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। नीलम मैम, गुड नीलम आफ्टरनून मैम, कब सर। से स्टॉक मार्केट में हो आप? सर 3-4 साल से हुई। और नीलम मैम, कैसे स्टॉक चुन रहे हो? खुद ही डिसाइड करने लगे हो? नो सर, हस्बैंड करते हैं और बच्चे भी करते हैं, बहुएं भी करती हैं और हस्बैंड भी उनसे करते थोड़ा। हैं, बच्चे भी करते हैं, बहुएं भी करती हैं, और आप भी करते हो? यस सर। अरे गजब है, इक्विटी कल्ट इसे कहते हैं। नीलम मैम, पहला सवाल। यस सर। सर टाटा एलेक्सी के बारे में बात करूंगी। 140 शेयर्स एट द रेट 5564। शुड आई होल्ड और एवरेज कर? टाटा एलेक्सी, ये जब तक वीकेंड के नंबर्स देखे थे तो तमाम कंसर्न्स नजर आ रहे थे। आज लेकिन स्टॉक गजब घूम गया है। तो मेरे ख्याल से शायद 70 टाइम्स प्लस पी मल्टीपल वाला जब 38-39 टाइम्स पे आया हुआ है, तो बाजार में ये माना जा रहा है कि सारे कंसर्न्स फैक्टर्ड इन है और कमेंट्री आगे की अच्छी दिख रही है, उस पर बाजार ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। पर करना क्या चाहिए? टाटा एलेक्सी ग्रोथ कंपनी थी, जो आजकल ग्रोथ नाम की चीज़ नदारत है गौरांग सर। मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5% आय बढ़ना, 2% मुनाफा गिर जाना, टाटा एलेक्सी को रिच वैल्यूएशन इसके लिए तो नहीं मिलते। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो नीलम जी को, मैम को यही कहूंगा कि आपका निवेश अच्छे स्तर पर है, अच्छी बात है। दूसरी बात, नतीजे कमजोर आए थे मैम, इसकी कारण हमने पिटाई देखी थी ये शेयर की। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट जगत में टाटा ग्रुप का नाम देख लीजिए तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, ना ही टाटा एलेक्सी पर ऐसा कोई प्रश्न चिन्ह उठता है। दिक्कत छोटी मध्यम अवधि में यही है कि आंकड़ों के आधार पर थोड़ा बहुत निचला स्तर देखा, लेकिन तिमाही नतीजे के पश्चात जो बातें मैनेजमेंट ने कारोबार को लेकर के सभी के समक्ष रखी है, हमें पूर्ण भरोसा है कि फिर से वो दिन लौट के आएंगे जो स्तर पर, ऊपरी स्तर पर टाटा एलेक्सी का शेयर कामकाज किया करता था। दिक्कत आईटी क्षेत्र पर अमेरिका में जो हो रहा है, धीमापन, अर्थव्यवस्था, बजट कट, डिस्क्रिशनरी कट, उसको लेकर के भी जो हम थोड़ा बहुत सुस्त माल देख रहे हैं, वो छोटी मध्यम अवधि के लिए। लंबी अवधि के लिए आपका निवेश है, ये मान के चलता हूं मैं। तो लंबी अवधि में मैं आपको बने रहने की राय दूंगा। अगर आप लक्ष्य हमें पूछते हैं यहां से, हमें ताजुब नहीं होगा कि ये 7,000 के आसपास या उसके पार भी चला जाए, लेकिन इसके लिए समय देना पड़ेगा मैम आपको। ओके सर। पेशेंस रखिए मैम। बाकी ये बात सही कही गौरांग सर ने, भाई देखा तो सबने 9,000 प्लस भी था, 10,000 भी देखा था। आपकी बाइंग लेवल अच्छी है, जो एक्विजिशन प्राइस है, और गौरांग सर कह रहे हैं वो भाव तो नहीं, लेकिन 7,000 की तैयारी कर सकता है, तो आप तो होल्ड करो। नीलम मैम, लखनऊ से ज्योति प्रकाश जी जुड़ती हुई। ज्योति मैम, हाय, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर। ज्योति मैम। ज्योति मैम, आप कब से स्टॉक मार्केट में जुड़े हो? क्या करते हो लखनऊ में? 1 ईयर से। 1 साल से। और आई एम कोटक इंश्योरेंस लाइफ एडवाइजर। ये अपनी मुलाकात हो चुकी है क्या ज्योति यस मैम? यस सर। हाँ, कैसे हो आप? वेलकम बैक ऑन द शो। थैंक यू। अच्छा ज्योति मैम, आपका सवाल पहला कौन सा? मेरा पहला सवाल ये है कि एमआरपीएल 500 शेयर लिए हमने 135 पे, रिसेंटली लिए 15 डेज बिफोर, तो इसको होल्ड करना चाहिए या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? हमने मतलब आप और आपके हस्बैंड ने मिलके, या हमने मतलब मैंने? हस्बैंड और मैंने मिलके। हाँ, नहीं, एक होता है राजस्थानी हम भी होता है, हम मतलब हम। ठीक है, तो एमआरपीएल क्यों चुना था? जी, एमआरपीएल क्यों चुना था आपने? पिछले कुछ दिनों पहले जब खरीदारी करी थी नाइस तो ये लगा, नाइस स्टॉक लगा। पे जीरो इन कैसे करा? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा था? जी। जो भी लग रहा था, 7-8 रुपए तो कमा ही लिए कुछ ही दिन में। पर लिया क्यों है? ट्रेडिंग का मन था, लंबी अवधि का सोच के लिया था? 6 मंथ्स। हाँ, पोजिशनल, ये वैसे ही वाला है, पोजिशनल वाला मामला है, इसको ज़्यादा पोर्टफोलियो वाला है नहीं, ये बहुत वोलेटाइल रहता है। गौरांग सर, एमआरपीएल अभी पोजिशनल वाला मामला है, लेकिन जिस भाव पे खड़ा है, कैसी कंपनी, सही भाव, चलेगा नहीं चलेगा, आप लोग का हाउस कॉल क्या? देखिए, ज्योति जी को मैं शायद निराश करूंगा, क्योंकि हमारी भी क्वाली की राय है ज्योति मैम एमआरपीएल पर, और उसका कारण सबसे बड़ा ये है, जैसे अभी आशीष भाई भी बता रहे थे, उठापटक वोलेटाइल बहुत रहता है ये स्टॉक। और दूसरी तरफ कच्चे तेल के दाम, हमारा अनुमान और आकलन ये कहता है मैम कि कच्चे तेल के दाम आने वाले समय में नीचे की तरफ आने चाहिए। एक तो उत्पादन बढ़ रहा है कच्चे तेल का, और दूसरी तरफ खपत को लेकर के प्रश्न चिन्ह।
ऐसी परिस्थिति में जो रिफाइनरी से जुड़ी हुई कंपनियां जैसे कि मिसाल के तौर पर एमएलपीएल, उसको दिक्कत आ सकती है जहां तक नतीजों का सवाल है। आप थोड़े बहुत मुनाफे में है, मेरे ख्याल से आपका खरीद का स्तर करीबन 138 135 के आसपास है, मौजूदा स्तर करीबन 142 के आसपास। मैं ये राय दूंगा आपको कि जो भी छोटा मोटा मुनाफा आ रहा है वो समेट ले। अगर समेटने के पश्चात अगर आप निर्णय ले लेते हैं और अगर फिर से आपको ये पूंजी शेयर बाजार में किसी अन्य क्षेत्र या कंपनी में लगानी है, तो हमारी राय में 2 या 3 विकल्प है। पहले तो वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई एक कंपनी है L&T फाइनेंस, जो कि L&T के समूह से जुड़ी हुई है, अच्छा कारोबार है और इसी दाम के आसपास है। दूसरा विकल्प होगा मैम निजी क्षेत्र की बैंक के रूप में। यहां पर 2 विकल्प है, एक है, पहला है फेडरल बैंक और दूसरा है IDFC फर्स्ट बैंक। और जिस प्रकार से नतीजे पिछले हफ्ते हमने शनिवार को HDFC बैंक और ICICI बैंक के नतीजे देखे मैम, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र बहुत ही बेहतर रुझान लेकर के आएगा, न तो सिर्फ इस तिमाही में लेकिन आने वाली कभी तिमाहियों तक। तो रिस्क रिवॉर्ड हमें वहां पर ज्यादा अच्छा लगता है, IDFC बैंक, फेडरल बैंक, यहां पर हम बिकवाली की राय देंगे। यहां से निकलना है मैम, आप तो लकी हो, कुछ मुनाफा हो भी रहा है, पान लेना बेहतर है और अच्छी पेडिग्री, ज़्यादा सॉलिड फंडामेंटल्स वाली स्टॉक्स की तरफ मूव करें। गौरांग सर ने कुछ बढ़िया हाइलाइट्स रखी दी हैं आपके सामने, अच्छे नाम रख दिए हैं। ये जरा ज्योति मैम को फुल फ्रेम में डालना जरा, ये पीछे जो सीरीज लगाई है अपने हमारे शो के लिए खास लगाई है, परमानेंट ऐसी चमकती है? ये पहले से ही है, परमानेंट। अरे मुझे लगा शो के लिए तैयारी करी है आपने। ये सर ऊपर वो भी है, मेडल्स भी है, देखिए। हाँ, ये मेडल काहे के हैं? ये कोटक में मिलेंगे क्या? यस सर। अरे बाप रे, मतलब टारगेट्स अचीव कर रहे हो इसीलिए? हाँ सर। और ये लोग तो फिर घुमाने भी ले जाते हैं विदेश विदेश या कहीं और, ऐसा घुमाने ले गए आपको क्या? हाँ, घुमाने जाएंगे ना, आपकी थाईलैंड जाएंगे। अरे वाह, ये गौरांग सर की जियोजित की टीम भी जाती है घूमने, ये TV 18 में ये वो नहीं है, बस बाकी हर जगह सब घूमते हैं। बरेली जा रहा हूँ शिल्पी शर्मा जी के पास। शिल्पी मैम, क्या हालचाल बरेली के और क्या हालचाल आपके मैम? बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया। नमस्कार, मेरे बहुत बढ़िया हालचाल है और बरेली के बहुत बढ़िया हालचाल है। कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो शिल्पी मैम, और क्या करते हो बरेली में आप? सर पिछले 2 साल से स्टार्ट किया है। हाँ। और सेल्फ ही करती हूँ मैं स्टॉक्स पे, जो अपना मार्केटिंग का सारा, और हाउस मेकर हूँ। परफेक्ट, होम मेकर हो। स्टॉक में खुद ही करते हो, मतलब आप चार्ट स्टडी करते हो, फंडामेंटल्स देखते हो, या कुछ कहीं से कुछ आता है तो आप टटोल लेते हो? कैसे होता है ये, स्टॉक कैसे चुनते हो फिर आप? 2 साल से कैसे कर रहे हो? सर 2 साल से आपका चैनल देखते हैं। हाँ, टिप्स हम वहां से लेते हैं, और बाकी हम लोग तो मतलब मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों आपस में डिसीजन मेकिंग दोनों लोग मिलकर करते हैं, उस हिसाब से हम स्टॉक खरीदते हैं। ठीक बात। शिल्पी मैम, पहला सवाल आज के लिए। सर ये ओला इलेक्ट्रिक का मैंने लिया हुआ है शेयर 95 रुपीज के अकॉर्डिंग ना, तो मुझे ये होल्ड रखना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, बट तो मुझे ये होल्ड रखना चाहिए या फिर कुछ एवरेजिंग करके इसको निकाल देना चाहिए? मतलब 150 शेयर्स दिए हुए हैं मैंने। आधा हो गया। ये आइडिया किसका था, हस्बैंड का क्या आपका? नहीं सर, ये हम पिछले 2 महीने पहले जब ये 95 के आसपास शेयर आया था, तो एक ब्रोकर हमसे जुड़े थे, उन्होंने कुछ हमें टिप्स दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने खरीदा था। हाँ, उन्होंने कहा था लॉन्ग टर्म के लिए ले लो। जी जी, लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, नहीं ठीक है। अब दोनों तरह के थे। ओला इलेक्ट्रिक, कई लोग मानते थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs सबसे बड़ा लीडर, गजब करेगा स्टॉक, पर इस बीच सब मामला गड़बड़ा गया। यस। खैर, सरप्राइजिंग है जिस तरह से करेक्ट हुआ है अभी ये स्टॉक तो। खैर, गौरांग सर क्या करना है? आधा हो गया मेरा जो एक्विजिशन प्राइस था उससे। तो पहले तो शिल्पी जी आपको बताना अनिवार्य होगा कि हमने जब IPO आया था ओला का, तो IPO नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। मैम, जब IPO आया था ओला का, तब भी ये मेरे ख्याल से करीबन 1500 करोड़ का नुकसान था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। शायद आशीष भाई, मेरी जानकारी अगर गलत है तो वो ठीक कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति है कि कंज्यूमर कोर्ट में करीबन 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की कंप्लेंट, शिकायत है, प्रोडक्ट को लेकर के, प्रोडक्ट की सर्विस को लेकर के और बाकी अन्य दिक्कतों को लेकर के। इन्होंने जो सोचा था कारोबार की रणनीति, जिगा बायोसेल की एक फैक्ट्री, फिर एक इलेक्ट्रिक की नई मोटरसाइकिल जो पिछले साल अगस्त में इन्होंने दिखाई थी लोगों को ये इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके लिए समय सीमा फिलहाल हमारे पास तो नहीं है कब लॉन्च होगी।
तीसरी दिक्कत यह है मैम कि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ रही है। बहुत बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स में उतर रहे हैं, जिससे ओला इलेक्ट्रिक की मार्केट शेयर बहुत कम हुआ है। चौथा, रजिस्ट्रेशन के जो आंकड़े इन्होंने दिखाए थे वो बिल्कुल अलग थे, बहुत कम आंकड़े थे, ये लोग बहुत ज्यादा आंकड़ों की बात कर रहे थे। और मैनेजमेंट को लेकर के भी मेरे ख्याल से पारदर्शिता, जहां तक कारोबार को आगे बढ़ाना है और बैलेंस शीट को ठीक करना है, वो दिखाई नहीं देती। और नुकसान भी बढ़ा है जब से आईपीओ के पश्चात जिस तरीके से नतीजे आए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले तो शिल्पी जी आपको इतना नुकसान होता है, उससे पहले आपको कुछ कदम उठाने थे। अब आधा हो चुका है, करीबन आधा हो चुका है आपके खरीद के भाव से। तो आईपीओ नोट में जैसे मैं बता रहा हूं आपको कि हमारी खरीद की राय थी लंबी अवधि के लिए, और लंबी अवधि के लिए ऐसी परिस्थिति में 2-2.5 साल हो जाता है, क्योंकि दिक्कतों को दूर होने के लिए बहुत समय लगेगा और बैलेंस शीट को नुकसान में से मुनाफे में आने के लिए समय लगेगा। तो फिलहाल बने रहे, जो भी नुकसान कम होता है उसमें आप थोड़ा आत्मचिंतन कीजिए, और फिर अगर आपको निकलने का मन बनाना है तो आप उस प्रकार के सोचिए, लेकिन नुकसान होने से बचिए। अगर आधा से ज्यादा हो जाता है आपका शेयर मैम, तो फिर मुनाफा छोड़िए, आपको अपना भाव निकालने के लिए बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो फिलहाल तो बने रहे, क्योंकि आईपीओ नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। चीटिंग है। गौरांग सर जवाब देते तो बोलते हैं आप चेक कर लीजिए। अभी मैं चेक करके बैठा हुआ हूँ, ओला इलेक्ट्रिक 1600 करोड़ रुपए का FY24 में नेट लॉस था। तो हाँ, सही कह रहे हो गौरांग सर, आप 1580 1590 करोड़ के आसपास। नीलम मैम, अगला सवाल। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा है, इसका आप भारत डायनामिक मैंने लिया था। हाँ, लिया था 240 शेयर्स एट द रेट ₹512। तो इस शुड आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? बढ़िया है, 500 का माल 1500 पे हो गया है। गौरांग सर क्या करें? देखिए, यहाँ पर भी अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आशीष भाई, हमने आईपीओ के समय पर आईपीओ नोट निकाली थी, भारत डायनामिक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। काफी समय पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल मैम कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ चीजें सीएनबीसी आवाज हमारी जो चैनल है, उस चैनल के माध्यम के द्वारा कुछ, जैसे आप निवेशक है वैसे बाकी अन्य जो निवेश रक्षा क्षेत्र में ध्यान देते हैं, उनको 2-3 चीजें कहना यही चाहूंगा। पहले तो अगर आप रक्षा क्षेत्र में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 3 से 5 साल होना चाहिए। ये नजरिया इसलिए इतना लंबा होना चाहिए क्योंकि इनके प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन, अप्रूवल और मास प्रोडक्शन के लिए समय लगता है। ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो रक्षा क्षेत्र के लिए बनाते हैं, जहां पर प्रिसिशन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग मुद्दे होते हैं, जिसको बनाने के लिए समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, प्रधानमंत्री जी से जो बातें सामने आई है, रक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, एफडीआई जो आया है, उसके कारण कमूमन सभी डिफेंस जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक बहुत ही मजबूत है, और उतनी ही ऑर्डर बुक मजबूत भारत डायनामिक्स की है। बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है। मैं खाली एक ही कहूंगा, आपकी समय सीमा 3 से 5 साल होनी चाहिए। मैं स्पेसिफिक नहीं कहूंगा मैम, इस क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन बहुत ही मजबूत और सक्षम कंपनी है। हाँ, ज्योति मैम, हमारा अगला सवाल एमआरपीएल के बाद। एमआरपीएल का सेकंड सवाल ये है कि मेरा केजीएफ मैंने नहीं, एमआरपीएल के बाद, एमआरपीएल तो पूछ लिया ना अपन ने। आरसीएफ मैंने 500 शेयर लिए हैं 129 पे, तो इसको मुझे होल्ड करना चाहिए कि 6 महीने के लिए? ये सब वैसी बरसाती मेंढक हैं आपके सारे पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स। गौरांग सर क्या करें? आरसीएफ 10 रुपए 11 रुपए ऊपर चल रहा है खरीद से। देखिए, यहां पर भी स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र जो है फर्टिलाइजर, यूरिया वगैरह, ये पसंद आता है। लेकिन ये कंपनी भी मैम, क्षमा चाहता हूं, ये मतलब बिन मौसम की बरसात वाला शेयर है। ये कभी कभी बरस जाता है और वरना फिर नहीं बरसता है, तो पता नहीं किधर जाकर के अटक जाता है। स्पेसिफिक कवरेज नहीं आरसीएफ पर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आपको अगर ठीक लगता है तो परिवर्तन मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा, और परिवर्तन के रूप में मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए 3 कंपनियों का नाम लिया था। उनमें से आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो कोई भी एक कंपनी चुन सकते हैं। ओके, आज का आखिरी सवाल शिल्पी मैम। सर, मदरसन सुमी के हमने शेयर ले रखे हैं 250 क्वांटिटी में 67 रुपीज के अकॉर्डिंग। तो मुझे ये आगे के लिए होल्ड रखना चाहिए? अभी प्रोसेस तो अच्छा जा रहा है, थोड़ा ऊपर गया है शेयर, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रखा है। क्या रेफरेंस देंगे सर इसके? मदरसन सुमी कौन सा? मदरसन सुमी वायरिंग है? वायरिंग है सर। डायरेक्टर साहब, आप संवर्धन मदरसन दिखा रहे हो? वही मैं कहूँ,
ये तो डबल हो जाएगा ऐसे तो मामला। संवर्धन मदरसन दिखाइए, आपकी खरीद भाव क्या है? 67 रुपीज। 54 पे चल रहा है। जी। गौरांग सर क्या करें? देखिए, लंबी अवधि का नजरिया है तो ऑटो एंसिलरी क्षेत्र अच्छा लगता है हमें, लेकिन मदरसन वायरिंग पर कवरेज नहीं है। इसकी जो दूसरी कंपनी है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल, इस पर हमारी खरीदारी की राय है। उनो मिंडा है, सीआई ऑटोमोटिव है, बॉश है। अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है मैम तो ऑटो एंसिलरी क्षेत्र अच्छा करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली स्पेसिफिक कवरेज नहीं है मदरसन वायर के ऊपर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्षमा चाहता हूं। चलिए भाई, इस नोट पर एक काम करा जाए।